हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स, जिसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारे पास एक पॉलीमरिक फॉर्म है। ठीक है। और बनता कैसे है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमरिक फॉर्म है। ठीक है। तो मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो मोनोमर्स हैं कंबाइन होके एक पॉलीमरिक फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो मोनोमर्स क्या होते हैं? जैसे मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी भी बड़े वाले पॉलीमर के छोटे वाले कंपोनेंट्स को हम मोनोमर बोलते हैं, जो सिंगली होते हैं, सिंगली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको पॉलीसेक्राइड का बताया था, मोनोसेक्राइड्स जो हैं कंबाइन होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी की बात करें, जो सेल्स हैं कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। उसी तरह से मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं न्यूक्लियोटाइड की। मोनोमेरिक फॉर्म्स जो हैं कंबाइन होती हैं, एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के थ्रू। न्यूक्लिक एसिड ही हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसको हम एक ही वर्ड में लिखते हैं, हेरिडिटी। ठीक है। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें, न्यूक्लिक एसिड जो है वो मेन 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन से उसके कंपोनेंट रहते हैं? एक तो फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोज शुगर, और तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये ब्रेक होता है, चेंज होता है इनटू फॉस्फेट बाय डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो, हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट में चेंज हुआ। ठीक है। जैसे ये मैंने ओपन करके बताया हुआ है, H3PO4 डिहाइड्रोजिनेशन हुई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और हमारे पास बच गया फॉस्फेट। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि जो एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना होता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जो है फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है? एसिडिक मीडियम जो है इन 3 ग्रुप्स, इन 3 चीज़ों को, इन 3 मटेरियल को आपस में कंबाइन करने में रोल प्ले करता है। क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। एक भी चीज़ अगर निकल जाएगी तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड नहीं बोलेंगे। इन तीनों को कंबाइन करने के लिए जो है एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट ग्रुप जहाँ से रिलीज होता है उसका फॉस्फोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास फॉस्फेट। उसके बाद अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर जब हमने किया था कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको करवाया था, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स किए थे। मोनोसेक्राइड्स ट्रायोज से स्टार्ट हुए थे, ट्रायोज 3 कार्बन, उसके बाद टेट्रोज 4 कार्बन, देन आ गया था हमारे पास पेंटोज 5 कार्बन। तो ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, तो क्लियरली क्या इंडिकेट हो रहा है? कार्बन इसमें 5 होंगे। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था 1:2:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर कार्बन 5 हैं, 1:2, 2 की जगह मतलब हाइड्रोजन 5 2 10, और ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 5। 1:2:1 रेशो जो है ये होती है। ठीक है। अब जो राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है हमारे पास, पेंटोज में 2 अलग अलग तरह की शुगर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास है राइबोज, एक हमारे पास है डीऑक्सी राइबोज। अब राइबोज एंड डीऑक्सी नाम से ही क्या इंडिकेट हो रहा है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है डीऑक्सी राइबोज में कम होता है। राइबोज में एज इट इज़ फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली C5H10O5 होंगे, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में C5H10 और O4 होंगे। ये मेन या मेजर डिफरेंस होता है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज में। आगे चल के जब न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स करेंगे उसमें आपको क्लियर होगा राइबोज कहाँ प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोज कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर दोनों की बात करें, दोनों अरेंज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक फॉर्म। लीनियर फॉर्म में अरेंज नहीं होती बल्कि साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होती हैं। ठीक है। तो ये देखो राइबोज की मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये डीऑक्सी राइबोज की बनाई हुई है। देख लो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट मोनोसेक्राइड्स में बताई थी, अगर एक जगह H है तो दूसरी जगह हमेशा OH होता है। लेकिन अगर डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम है तो ये वाली पोजिशन, कौन सी पोजिशन देखो, ये वाली, दिस वन, इसमें दोनों जगह हाइड्रोजन है। ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट हो गया है, तो हमारे पास बन गया है डीऑक्सी राइबोज।
ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है C5H10O5 C5H10O4, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक क्यों, देखो एक होते हैं होमो, एक होते हैं हेटेरो। होमो में सिमिलर टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं, हेटेरो में डिफरेंट। तो साइक्लिक तो इंडिकेट कर रहा है कि साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए साइक्लिक का वो मतलब है। हेटेरो का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। जैसे देखो कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होता है। अगर कार्बन 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 कंबाइन होता तो हमको उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन कंबाइन होता तो उसको भी होमोसाइक्लिक बोलते हैं। लेकिन एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास प्यूरीन एंड पिरिमिडिन, दो तरह के होते हैं। एक को हम प्यूरीन बोलते हैं, दूसरे को हम पिरिमिडिन बोलते हैं। जब मैं आपको स्ट्रक्चर करवाऊंगी ना न्यूक्लिक एसिड का, उसमें प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं, वो डिटेल में बताऊंगी। अभी जस्ट आप इतना याद रखो, प्यूरीन जो है डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडिन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। मेन पहला मेजर डिफरेंस ये आ गया। देन उसके बाद प्यूरीन जो है, प्यूरीन में नाइट्रोजन डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है तो नाइट्रोजन पिरिमिडिन के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। अब जैसे देखते हैं, रुको मैं बताती हूँ। ये जो है हमारे पास प्यूरीन की पहले बात करें, एक नाइट्रोजन कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे, देन कार्बन थर्ड पे दूसरा नाइट्रोजन, देन कार्बन 7 और 9 पे। टोटल कितने हमारे पास हो गए, 4 नाइट्रोजन। डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो 4 नाइट्रोजन। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो पिरिमिडिन में 2 नाइट्रोजन, प्यूरीन में 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन का ये डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो तीनों कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरीन ले लो, पिरिमिडिन ले लो, यहाँ मैंने प्यूरीन लिया है, देन पेंटोज शुगर है, देन उसके बाद फॉस्फेट। इस तरह से ये तीनों जो हैं अटैच होकर कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तीनों की जो है कॉम्बिनेशन होती है। अब जो कॉम्बिनेशन होती है नाइट्रोजन स्पेस और पेंटोज शुगर की जो है, वो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज की वजह से कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है वो अटैच होते हैं थ्रू एस्टर बॉन्ड, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच होगा थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो हमारे पास पेंटोज शुगर है फॉस्फेट से अटैच होगा थ्रू एस्टर बॉन्ड। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात करें, मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े वाला एक मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म है, मोनोमर्स के जुड़ने से बनने का, तो ऑब्वियसली एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। और बनता है किसकी कॉम्बिनेशन से, न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड एक हमारे पास है ना, ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर एक बड़े वाला न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मोनोमर है, ये हमारे पास मोनोमर है, ये भी हमारे पास मोनोमर है। देखो तीनों फॉर्म्स जुड़ी हैं तो हमारे पास पॉलीमेरिक फॉर्म बनी है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। उसके बाद अगर हम आइसोलेशन डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले एक स्विस फिजिशियन था फ्रेडरिक मिशर, इसने आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को 1868 में। 1868 में कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, ठीक है। पस सेल से उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। उसने नाम दिया था न्यूक्लिन, नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। लेकिन बाद में ये जो न्यूक्लियन नाम था रीनेम्ड किया गया न्यूक्लिक एसिड बाय अल्टमैन इन 1889। 1886 में 1868 में न्यूक्लियन नाम दिया गया, 1889 में न्यूक्लियन का नाम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रखा गया, ठीक है। और उसने आल्टमैन ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड की 2 डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कवर किया था। एक फॉर्म को बोला डीएनए, दूसरी फॉर्म को बोला आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नाम से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लिक का क्या मतलब है। इसमें कौन सी वाली पेंटोज शुगर है, इसमें जो है हमारे पास डीऑक्सी राइबोज है और इसमें हमारे पास राइबोज है। इसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन सेम है, जितने होते हैं उतने ही हैं, ठीक है। फर्दर इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको कल बताऊंगी। और इन्हीं की डिस्क्रिप्शन में जब हम डीएनए और आरएनए करेंगे, इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको फर्दर जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स है ना वो आ जाएंगे। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स हमारे पास 3-4 है ना, उनकी आपको मैं बता दूंगी कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, कौन कौन से पिरिमिडिन होते हैं, आपको कैसे याद रखना कौन सा प्यूरिन है, कैसा पिरिमिडिन है। ये डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।